दोस्तों रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट में पत्नी के मेंटेनेंस और एलिमनी के रिगार्डिंग 8 फैक्टर्स बताए हैं जिन्हें हर कोर्ट को ध्यान में रखना होगा, इनका पालन करना होगा जब भी पत्नी के मेंटेनेंस या एलिमनी को डिसाइड करना है। देखिए, जब भी पति पत्नी के बीच में मेंटेनेंस शुरू होती है तो पत्नी पति के ऊपर क्रिमिनल केस के साथ साथ यानी कि 498 के साथ साथ मेंटेनेंस लेने के लिए, एलिमनी लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर देती है और डाइवोर्स के केस में भी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा करके मेंटेनेंस मांगती है और एलिमनी भी क्लेम करती है। पत्नी जब कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है और जो अमाउंट वो क्लेम करती है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होती है, इम्प्रैक्टिकल होती है। पत्नी पति की इनकम और पति के एसेट्स या प्रॉपर्टी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी देती है जो कि शायद पति को भी नहीं पता होती कि वो इतना कमा रहा है या उसकी इतनी प्रॉपर्टी है। अगर पति मान लीजिए कि 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है तो उससे बढ़ा चढ़ा करके 50-60 तक ले जाया जाता है। अगर पति 1 लाख कमा रहा है तो उससे बढ़ा करके एग्जेजरेट करके 2 लाख 3 लाख लेके दिखाया जाता है और पत्नी उस हिसाब से अपने और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस क्लेम करती है। साथ ही अगर डाइवोर्स की बात आती है या एलिमनी की बात आती है या सेपरेशन की बात आती है तो ऐसे में पत्नी अपने लिए पति की आधी प्रॉपर्टी क्लेम कर देती है, जो कि एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। और क्योंकि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर एलिमनी और मेंटेनेंस का प्रेशर बनाया जाता है, कोर्ट भी पत्नी का साथ देती है। ऐसे में पति डिप्रेशन में चला जाता है और कई बारी तो जो स्टेप अतुल ने उठाया वो स्टेप उठाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों से अक चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जब भी पत्नी के एलिमनी और मेंटेनेंस की बात हो तो ऐसे में हर कोर्ट को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या चाहे इवन सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, मेंटेनेंस और एलिमनी इन 8 फैक्टर्स पर ही बांधा जाएगा, उसे डिफाइन किया जाएगा। ये 8 फैक्टर्स ही मेंटेनेंस और एलिमनी के पैरामीटर होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि पति पत्नी का क्या सोशल स्टेटस है और उनका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है। देखिए, इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि इस स्टेटस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी या क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी और दोनों की होंगी। यानी कि पत्नी कोई क्लेम कर रही है तो उसका इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस देखा जाएगा और क्योंकि वो पति से क्लेम कर रही है तो पति का भी इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस देखा जाएगा। तो इसमें क्या देखा जाएगा उसे जान लेते हैं। देखिए, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में फैमिली की क्या वेल्थ है, यानी कि फैमिली की क्या प्रॉपर्टी है, फैमिली की क्या वेल्थ है, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट है, तो ओवरऑल फैमिली के क्या एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखा जाएगा। इसके अलावा किस तरह की सोशल प्रिविलेजेस पति या पत्नी के परिवार इंजॉय करते हैं, ड्यूरिंग मैरिज कर रहे थे या मैरिज से पहले कर रहे थे, ऐसे में क्लब की मेंबरशिप्स हैं, किस तरह की वेकेशंस वो इंजॉय करते हैं या उनका लाइफस्टाइल किस तरह का है, क्या मीडियम एंड है या हाई एंड लाइफस्टाइल है। इन सब चीज़ों को भी इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा पति पत्नी के क्या रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, उनके कितने कनेक्शंस हैं, उनके कितने लिंक्स हैं और उनसे उनकी अर्निंग पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी सोसाइटी में स्टैंडिंग पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ भी सोसाइटी का स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस में काउंट होंगी। दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रख के अगर एलिमनी को डिसाइड किया जाता है या एलिमनी डिसाइड करते हुए इस पॉइंट को भी कंसीडर किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पति पत्नी को मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग एक डिग्निटी मेंटेन करने का, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने का। दोस्तों, अगला फैक्टर जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था बेसिक नीड्स ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द फ्यूचर, यानी कि पत्नी की क्या बेसिक नीड्स हैं और बच्चों की क्या बेसिक नीड्स हैं। देखिए, इसमें वर्ड जो हाईलाइट कर रहा है वो है बेसिक नीड्स,
यानी कि हम लग्जरीज की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि नेसेसिटीज हैं, जो कि नीड्स हैं, और वो बिल्कुल बेसिक नेचर की नीड्स होनी चाहिए। और दोस्तों इस बेसिक नीड्स में चाहे वो पत्नी की हो चाहे बच्चों की हो, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि हाउसिंग है, रहने की जगह, चाहे वो रेंटेड हो या खरीदा गया घर हो, इसके अलावा फूड है, क्लोथिंग है या हेल्थ केयर है, इस तरह की चीज़ें बेसिक नीड्स में आती हैं। बच्चों की बात करें तो उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, उनके डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, पत्नी के किचन के खर्चे हैं, तो ये सभी चीज़ें बेसिक नीड्स में आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर कनेक्शन हो गया, जो कि एक डे टू डे में चाहिए और जिनके बिना लाइफ को जीना इम्पॉसिबल है, वो आती हैं बेसिक नीड्स में। तो कोर्ट का कहना है कि पत्नी की क्या बेसिक नीड्स हैं, बच्चों की क्या बेसिक नीड्स हैं, और उनके फ्यूचर के हिसाब से भी, ना केवल प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर के हिसाब से उनकी क्या नीड्स होंगी, उस हिसाब से पत्नी के मेंटेनेंस को, पत्नी की एलिमनी को डिसाइड करना है। दोस्तों अगला पॉइंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स, यानी कि पति पत्नी दोनों की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और क्या एम्प्लॉयमेंट है। देखिए सेक्शन 125 सीआरपीसी ये कहता है कि कोई भी पत्नी जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है, वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं है। लेकिन इसके विपरीत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट हैं जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एक पत्नी जो कि ऑलरेडी कमा रही है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, एक पत्नी जो पढ़ी लिखी है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब भी मेंटेनेंस या एलिमनी को डिसाइड करना है तो पत्नी की, पति की क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट को ज़रूर देखा जाए। देखिए इसमें क्या क्या आएगा इसको जान लेते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम सभी जानते हैं कि कहाँ तक पढ़ाई करी है, उनकी क्या सर्टिफिकेशन है, उनके क्या स्किल्स हैं। इसके बाद पति पत्नी का अगर कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो पहले क्या काम कर चुके हैं, इसके बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए, ताकि कोर्ट एलिमनी को, मेंटेनेंस को सही तरीके से एसेस कर सके। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पोटेंशियल अर्निंग के बारे में भी, और खासकर पत्नी के, क्योंकि पति को तो मान लिया जाता है कि वो काम कर सकता है, उसे करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर पत्नी के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और वो पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी रखती है और उसकी एज भी है, हेल्थ भी अलाउ करती है, और मार्केट की डिमांड के हिसाब से उसके पास स्किल भी है, तो ये चीज़ें भी कोर्ट को कंसीडर करनी है एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एलिमनी और मेंटेनेंस। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि अगर पत्नी के पास लिमिटेड क्वालिफिकेशन है या उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये फैक्टर पत्नी को हायर मेंटेनेंस या हायर एलिमनी देने में हेल्प करेगा, क्योंकि उसे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, जो कि वो अभी नहीं है। तो ऐसे में लिमिटेड क्वालिफिकेशन या एम्प्लॉयमेंट नहीं होना पत्नी के पक्ष में जाता है। इसके बाद बारी आती है जो कि अगला फैक्टर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, वो था एसेट्स एंड सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि पति पत्नी के क्या एसेट्स हैं और उनके क्या सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए एसेट्स में जो हम बात कर रहे हैं वो है मूवेबल प्रॉपर्टी की और इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी कि सभी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, कोई व्हीकल हो, कोई ज्वेलरी हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई प्लॉट हो, सभी तरह की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, चाहे वो पति के नाम पर हो चाहे पत्नी के नाम पर हो। इसके बाद बैंक बैलेंस में जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये भी पत्नी के मेंटेनेंस और एलिमनी को डिसाइड करते हैं। इसके बाद पैसिव इनकम है, जैसे कि रेंटल इनकम है, डिविडेंड है, रॉयल्टीज हैं, तो ये सभी चीज़ें एसेट्स और सोर्सेज ऑफ इनकम जो कि पति पत्नी के हैं वो कोर्ट को पता होने चाहिए। और ये पता करने का सही तरीका है जो कोर्ट के पास है वो है रजनीश वर्सेस नेहा में दिया गया इनकम एफिडेविट, जो कि अब पति पत्नी दोनों को देना है। तो कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि पति पत्नी अपने अपने एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम उसमें बताएं, और उसके हिसाब से ही कोर्ट एक फेयर एलिमनी या फेयर मेंटेनेंस को डिसाइड करे। दोस्तों पांचवा फैक्टर जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वाइफ वाइल लिविंग इन हर इन लॉज हाउस, यानी कि जब पत्नी शादी के बाद अपने ससुराल में आती है और ससुराल में उसे किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से पत्नी का मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड हो। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
कैसे हम डिसाइड करेंगे या कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे वो है कि किस टाइप के एक्सपेंडिचर घर में यानी कि ससुराल में किए जाते थे, किस तरह की लग्जरीज थी, किस तरह की कोई नौकर थे, डोमेस्टिक हेल्प थी, कार्स थी, कोई वेकेशन पर जाते थे, या क्वालिटी ऑफ हाउसिंग किस तरह का था कि भाई 10 परले का था, 1 कनाल का था, कि बंगलो था, कोई विला था, अपार्टमेंट था। तो उस हिसाब से डिफाइन होंगी कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसी तरह कि सोशल और कल्चरल इवेंट्स में उनकी कितनी भागीदारी थी या किसी क्लब की मेंबरशिप ले रखी थी। तो ये सभी चीज़ें डिफाइन करती हैं पत्नी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जब वो अपने इन लॉज के घर में गई। और दोस्तों ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसलिए देखा जा रहा है ताकि यदि पत्नी पति से अलग रहती है या पति पत्नी का डाइवोर्स भी हो जाता है तो मेंटेनेंस या एलिमनी इतना हो ताकि उसको कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर भी उतना ही रहे जितना वो ससुराल में मेंटेन करती थी। दोस्तों इसके बाद अगला हमारा 6वां पॉइंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेदर द वाइफ हैज़ लेफ्ट हर जॉब टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, कि क्या pत्नी ने शादी के कारण अपनी जॉब को छोड़ा। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में शादी के बाद पति या ससुराल वालों के द्वारा पत्नी की जॉब को छुड़वा दिया जाता है या फिर पत्नी खुद जॉब छोड़ देती है क्योंकि उसे अपनी गृहस्थी बसानी है, उसे अपने पति, अपने इन-लॉज या अपने बच्चों का टेक केयर करना है। तो यहाँ पर कोर्ट ये भी देखना चाहती है कि पत्नी ने अगर पहले कोई काम करा है तो कब करा है, कितने साल पहले किया है, अगर उसने काम छोड़ दिया है तो कितना गैप आ चुका है, कितनी अपॉर्चुनिटी वो लॉस कर चुकी है, और क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है, अभी भी कोई टाइम फ्रेम है कि वो री एम्प्लॉयमेंट कर सके अपनी एज और स्किल के हिसाब से। तो इन सब को देखा जाएगा कि क्या पत्नी ने अपनी फैमिली के कारण अपनी जॉब छोड़ी। अगर ऐसा है तो पत्नी को ज़्यादा मेंटेनेंस, ज़्यादा एलिमनी मिलेगी, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि उसका पोटेंशियल कितना है, वो अभी भी कितनी जॉब कर सकती है या उसमें कितना स्किल बाकी है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है। दोस्तों अगला 7वां पॉइंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था रीजनेबल अमाउंट फॉर लीगल बैटल फॉर ए वाइफ हु इज़ नॉट एम्प्लॉयड, यानी कि अगर एक पत्नी एम्प्लॉयड नहीं है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसे लीगल एक्सपेंडिचर जिसे हम लिटिगेशन चार्जेस भी कहते हैं वो मिलने चाहिए, लेकिन वो भी एक रीजनेबल अमाउंट ही होनी चाहिए। अब इस रीजनेबल अमाउंट में क्या क्या आएगा उससे जान लेते हैं। देखिए इसमें कोर्ट फीस है, एडवोकेट के चार्जेस हैं या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि पत्नी हर हियरिंग पर आने जाने के लिए करती है, वो इंक्लूड हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है तो उसके चार्जेस उसको बन सकते हैं देने के लिए, या फिर एविडेंस कलेक्शन है, तो ये रीजनेबल अमाउंट होंगी जो कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस में कवर हो सकती हैं। इसके अलावा यदि उसके ऊपर कोई और फाइनेंशियल बर्डन है रिलेटेड टू द ऑनगोइंग लिटिगेशन तो वो भी पत्नी के रीजनेबल चार्जेस में आएगा। और ये सब चीज़ें देने का पर्पज़ ये है कि पत्नी को एक फेयर ग्राउंड मिले, फेयर लीगल बैटल वो पति से जीत सके क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो एम्प्लॉयड नहीं है। दोस्तों इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी और 8वां फैक्टर बताया, वो था फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हस्बैंड, हिज अर्निंग एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद मेंटेनेंस अलाउंस, यानी कि पति का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसकी क्या अर्निंग है, उसके क्या सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी क्या जॉब है जिससे वो कमाता है, और साथ में उसकी और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं अगर उसे मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो देखिए ऐसे में सबसे पहले पति का फाइनेंशियल स्टेटस किससे डिफाइन होगा कि उसकी मंथली इनकम क्या है या उसकी सालाना इनकम क्या है, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, या कोई प्रोफेशन में हो, या कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो, किसी भी तरह का उसका ऑक्यूपेशन हो, उसकी क्या मंथली या एनुअल इनकम है, ये कोर्ट जानना चाहता है। इसके अलावा पति की और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जैसे कि कोई लोन है, टैक्सेस हैं, या उसके पेरेंट्स हैं ओल्ड एज जो कि पति के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये उसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएंगे और इसे भी मेंटेनेंस या एलिमनी को डिसाइड करते हुए कोर्ट को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों डिपेंडेंट्स में ना केवल माता पिता आ सकते हैं बल्कि अनमैरिड ब्रदर एंड सिस्टर भी आ सकते हैं जो कि पति के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं। इसके अलावा यदि पति के पिछली मैरिज से बच्चे हैं या वो पिछली पत्नी को भी मेंटेनेंस दे रहा है तो ऐसे में उस चीज़ को भी कंसीडर करना होगा कि ये भी पति की लायबिलिटी है,
ये भी पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो आने वाला मेंटेनेंस है जो उसके ऊपर लगने वाला है उसे इन सब चीज़ों को देख कर ही लगाया जाए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो फैक्टर्स हैं, अगर इनके हिसाब से पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाए तो ये पति पत्नी दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि किसी के लिए भी कोई अनजस्टिस नहीं होगा। दोनों के लिए जो अमाउंट होगी वो फेयर होगी, इक्विटेबल होगी। पति को भी कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर सब चीज़ें सच्चाई से कोर्ट के सामने आए और कोर्ट उस हिसाब से पत्नी के मेंटेनेंस या एलिमनी को डिसाइड करे। लेकिन क्या कोर्ट में ऐसा होता है? क्या कोर्ट प्रैक्टिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं इन ट्रू सेंस? दोस्तों, आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।